So in the last lecture of mole concept, we discussed up to the idea of how to find the right amount of substance that is reacting with respect to moles और with respect to the stoichiometric coefficient. जैसे हमने questions देखे थे. आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, मैंने काफ़ी सारे आपको होमवर्क में भी दिए थे, ठीक है, जो आई थिंक सभी लोगों को आए. उसमें कहीं पे कोई डाउट्स है किसी को तो प्लीज़ बता दो. Everyone's clear with those questions? Yes or no? Good. Okay. Now please go to page number 7. Page number 7 of your state board textbook. Page number 7. We've covered up to all the laws. Okay. Now there are 3 to 4 basic definitions that you have studied at your school level, but I want you to just mark them. आपकी जब कॉलेज की एग्जाम होगी तो वहाँ पर ये थियोरेटिकल डेफिनेशंस पूछे जाएंगे, ठीक है. और खास करके ऋषभ, रोहन एंड यश, मैंने आप लोगों को ये कहा था, दिस गोज फॉर ऑल स्टूडेंट्स. डेफिनेशंस हैव टू बी वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ओके, चलो पेज नंबर 7 पे बोल्ड में आपको लिखा हुआ मिलेगा AMU. सबको मिला? एटॉमिक मास यूनिट. इट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम. ठीक है बच्चों, वो मार्क करके रखो. इट इज नाउ रिप्लेस, नीचे आ जाओ, उधर उस फॉर्मूला के नीचे रिसेंटली हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास. हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस में स्मॉल यू ये सिंबल लिखा, अभी लास्ट लेक्चर में भी स्मॉल यू और DA मतलब डाल्टन, यू मतलब यूनिफाइड मास, अपन उसको यूनिट मास बोलते हैं. यस और नो? है ना? तो वो आप मार्क करके रखेंगे, ठीक है. ये सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हमने ऑलरेडी इनको यूज किया है क्वेश्चंस में. जस्ट वांट यू टू मार्क द डेफिनेशन. नेक्स्ट राइट हैंड साइड पैराग्राफ में, उसी पेज पे राइट हैंड साइड कॉलम में एवरेज एटॉमिक मास का एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ठीक है. तो आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा मेन डिस्कशन करते हैं. एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है. तो एवरेज एटॉमिक मास का फंडा क्या है, लेट्स सी. एवरेज एटॉमिक मास समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज आइसोटोप्स. कैन एनीवन टेल मी व्हाट आइसोटोप्स आर? आइसोटोप्स बोल सकते हो, आइसोटोपिक फॉर्म्स बोल सकते हो. इसका मतलब समझता है सबको? आइसोटोप्स या आइसोटोपिक फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट एटॉमिक मास, ओके, सेम केमिकल प्रॉपर्टी. ओके, ठीक है. देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ लो. हाँ, आइसोटोप्स में फंडा है बहुत सिंपल, सेम Z डिफरेंट A. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है Z का मतलब एटॉमिक नंबर, A का मतलब है एटॉमिक मास, ठीक है. Z का मतलब क्या? एटॉमिक नंबर. अच्छा, एटॉमिक नंबर को आप डिफाइन कैसे करते हो बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकते हो ना, है ना. और एटॉमिक मास क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. बोलो यस और नो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ये सभी लोगों को पता है, आई होप. नहीं पता है तो अब समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों मास प्रोवाइड करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है. तनिष, यश, रोहन, ऋषभ और आराधनी है बराबर हाँ बोल रहे हैं. आप लोग को नहीं समझ रहा है क्या बच्चों? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ को नोट करेंगे, ठीक है. एक चीज़ को आप नोट करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं
जो इम्पॉर्टेंट है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. सो इससे, इस इंफॉर्मेशन से, ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, इस इंफॉर्मेशन से क्या एक बात हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि आइसोटोप्स विल डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम है ना, देखो लिखा है सेम, तो दे विल डिफर ओनली इन द नंबर ऑफ, बोलो यस. तो यहां पर आइसोटोप्स का मास अलग है, ये समझ में आ गया, पर मास अलग क्यों है? बिकॉज उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हैं. तो होता क्या है ऐसे केस में, होता क्या है कि आपको सपोज उसने ऐसा ही क्वेश्चन दिया, फॉर एग्जांपल बोला कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से, तो आप लोगों को पता ही है, तो सभी लोगों को मालूम है ना, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से होते हैं बच्चों? पहला तो होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, शायद स्कूल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो याद हो जाएगा, और तीसरा होता है ट्रिटियम. हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों का एटॉमिक प्रोटियम, करेक्ट. हाइड्रोजन को हम लोग प्रोटियम भी कहते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज प्रोटियम मीन्स फर्स्ट, ड्यूटेरियम मीन्स सेकेंड, ट्रिटियम मीन्स थर्ड, राइट. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये जो डेफिनेशन ऊपर लिखा है इसको अप्लाई करूं अब, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाइड्रोजन का इन ऑल केसेस जो एटॉमिक नंबर है वो तो 1 रहेगा, वो नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक ही है. यस, पहले वाले में 0 न्यूट्रॉन है तो उसका मास 1, दूसरे वाले में 1 न्यूट्रॉन है तो मास 2, तीसरे वाले में 2 न्यूट्रॉन है तो मास 3. समझ में आई बात? अब आता है सवाल कि आपको कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है, तो आप क्या बोलते हो फटाक से? आप बोलते हो 1. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम 1 तो बोलते हैं, लेकिन फिर इस वेरिएंट का क्या, इस वेरिएंट को कहाँ लिखेंगे, इस वेरिएंट को कहाँ लिखेंगे? तो यहां पर आता है परसेंटेज का गेम. अब ध्यान से देखना, सपोज आई से आउट ऑफ एवरी 100 atoms of hydrogen found in nature, क्या बोला मैंने? Out of every 100 hydrogen atoms found in nature, if I tell you that ये H11 वाला वैरायटी 99% होता है, 99 पॉइंट समझो 99.9%, 0.8% होता है, चलो मान लो. इफ आई टेल यू कि ड्यूटेरियम जो है ये 0.8% होता है, 0.8 नहीं हो सकता, सॉरी 0.08% होता है, और जो बचा हुआ है वो ट्रिटियम, ठीक है, जो भी है रिमेनिंग. तो अब मुझे ये बताओ, जो एवरेज मास है हाइड्रोजन का, दैट विल बी क्लोजर टू प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम? टेल मी. Protium. Why? Because larger percentage of hydrogen atoms are of protium variety. ये सभी लोगों को क्लियर हुआ, हाँ कि ना? है ना? इसका सिंपल मतलब ये है कि जब हमारे पास मास, एक ही एलिमेंट के मास के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो हमको अब फिक्स नंबर नहीं, हमको एवरेज निकालना पड़ेगा. और जब एवरेज निकालने की बात करते हैं तो आपको होल नंबर नहीं मिलते, इसलिए आप नोटिस करेंगे हम लोग हाइड्रोजन को कहीं जगह पे, कोई जगह पे ऐसा लिखते हैं, 1 नहीं लिखते, अपन लिखते हैं 1.008. अपन क्लोरीन को लिखते हैं 35.5. क्यों? क्योंकि एवरेज वैल्यूज की वजह से क्या आ रहा है. जैसे कॉपर का लास्ट लेक्चर में हमने जब मोलार मास निकाल रहे थे हम लोग कुछ एलिमेंट्स का, मैंने CuSO4 का पूछा था और आपको बताया था कॉपर इज 63.5. क्यों? वो ऐसे डेसिमल में आता है या ऑड नंबर में आता है, क्यों आता है? बिकॉज आप एवरेज निकालते हो. सबको बात समझ में आ गई? यस और नो? है ना? तो आई वॉन्ट यू टू मार्क द
डेफिनेशंस. ओके, देखो ध्यान से. एवरेज एटॉमिक मास पैराग्राफ की थर्ड लाइन. आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस. प्लीज मार्क दैट. द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट is the weighed average of atomic masses of its isotopes, taking into account their relative abundance, that is percent occurrence. Please mark that entire line. This is called average atomic mass. The idea of calculating it is very simple. ठीक है? I'll just show you where they've given you. Right. On the next page, they've given you the similar example for neon. Check. और पेज नंबर 8 सभी लोगों को नियॉन वाला पैराग्राफ मिला, सॉरी नियॉन वाला क्वेश्चन मिला. एक टेबल बनाया हुआ है. तो नियॉन के कौन से 3 आइसोटोप दिए? यश बताओ, नियॉन के कौन से 3 आइसोटोप दिए वहां पे? Tanish, which 3 isotopes can you see of neon there? So, neon 20, 21, 22. All 3 are given. And they have given you relative abundance. 90.92%, 0.26%, 8.82%. So how do you present this particular question? Let's see. Problem 1.2. आप सभी लोग अपने बुक में ये मेरे साथ साथ लिखेंगे. चलो फटाफट. आपको इसका गिवन, टू फाइंड और सॉल्यूशन इस तरह लिखेंगे. ओके, गिवन आपको क्या दिया है? एनी का 20, एनी का 21 और एनी का 22 और उसका परसेंटेज दिया है इसका 90.92%, इसका दिया है 0.26%, इसका दिया है 8.82%. ठीक है. And they've asked you to find what? They asked you to find average atomic mass. अच्छा, कई बार आपको क्वेश्चन में वो एवरेज नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ बोलेंगे फाइंड एटॉमिक मास. तो आप कैसे समझ जाओगे कि एवरेज निकालना है? बताओ. 3 वैल्यू दिए, 3% दिए, तो कॉमन सेंस हो जाएगी ना ये. तो भले वो एवरेज वर्ड ना लिखे तो अपने को समझ में आना चाहिए ये. तो भाई सही बात है. तो करना क्या है? बहुत ही आसान. देखो आप फॉर्मूला वहां पे उन्होंने ऐसा दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ सो एंड सो इनटू परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज. ऐसा नहीं, आप डायरेक्टली लिख दो सॉल्यूशन में एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू जो उसका वेट है इनटू इट्स परसेंटेज मल्टीप्लाई करके. सो 20 इंटू 90.92 प्लस 21 इंटू 0.26 प्लस 22 इंटू 8.82. पहली बात ये होना चाहिए. समझ में आया? चलो फटाफट यहाँ पे कॉपी करना शुरू करो. Now, what I have done here, ध्यान से देखना, is I have simplified it for the purpose of calculation. फंडा क्या है समझो जरा थोड़ा सा.
ये जो 20 वाला नियॉन है उसका रियल में एटॉमिक मास भी दिया आपको, देखो टेबल में इसका रियल में एटॉमिक मास दिया है 19.9924 समथिंग ऐसा दिया है। फिर 21 वाले का दिया 20.99 समथिंग। ठीक है, मैं ये वैल्यूज नहीं ले रहा बिकॉज दे बिकम सुपर कॉम्प्लिकेटेड फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। मैंने क्या किया, मैंने राउंडेड ऑफ वैल्यूज लिए, जैसे कि ये 20, 21 और 22। आई होप ये बात सबको समझ में आई। सो इंस्टेड ऑफ 19.9924 इंटू 90.92 मतलब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाता, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऐसा ले लिया। दिस बिकम्स रिलेटिवली ईजियर टू कैलकुलेट एंड यू विल गेट रफली द सेम आंसर। सो 90.92 का डबल अगर हम देखें 180, इज दिस करेक्ट? 90.92 का 1818.4, यस मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है सॉरी। 26 का डबल 52.26 5.46 होना चाहिए। और अच्छा सॉरी मैं एक चीज भूल गया, डिवाइड बाय 100 दैट आई फॉरगॉट, डिवाइड बाय 100 okay, so divided by 100, so here you'll have 1818.4 plus 5.46 plus whatever, that divided by 100 will give you the answer. It's a solved problem, rest of the calculation you can do on your own. Basically the idea is whenever they give you multiple isotopes, this is the method that we are going to use for calculating average atomic mass. That is very important to note. Okay, चलो आ जाओ अभी पेज नंबर, बिकॉज 100 मॉलिक्यूल बेटा हमने नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज में लिया ना, सो आउट ऑफ 100 एटम्स ऐसा था ना। अच्छा अगर मैं आपको बोलूँ आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है और उसमें से 60 लोगों को 100 में से 90 मार्क्स आए और 20 लोगों को 80 मार्क्स आए और बाकी 20 लोगों को 70 मार्क्स आए, तो आप डिवाइड बाय क्या करोगे, टोटल ना, राइट? हाँ, तो ये सिंपल हम लोग 100 के लिए यूज करते हैं। वहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 3 आइटम का दिया था तो हम लोग डिवाइड बाय 3 क्यों नहीं कर रहे। आई नो ये आता है कभी कभी दिमाग में, पर यहाँ पर 3 वैरायटी दी है, टोटल नंबर तो उन्होंने 100 दिया था, 3 आइटम नहीं दिए थे। ओके नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। मोल्स एंड गैसेस सेम टू सेम हम लोगों ने जो किया हुआ है कवर, वो उन्होंने बताया है कि द सब्सटेंसेस दैट एग्जिस्ट एज गैसेस, उनके जो कैलकुलेशंस है वो एसटीपी और एनटीपी पे किए जाएंगे। I have already described this in your this thing lecture कि for gases, अगर मैं बात करूँ for gases that is gaseous substances, STP का मतलब क्या था बताओ? It was standard temperature and pressure. And what were the values? Standard temperature, pressure. The values that we are going to use were temperature was 0 degrees Celsius, or you can say 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure. Acha, by the way, 1 atmosphere pressure can also be written as 760 mm of Hg. ये भूलना नहीं, mm of Hg का फंडा समझ में आता है बच्चों आप लोग को, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा आई गेस। क्या होता है बताओ? हाँ, there is a tube, there is a capillary tube, there's a thin capillary tube, yeah, just like in a thermometer. So you store mercury, liquid mercury here, and when you apply pressure, this column of mercury will rise into the capillary tube.
कैपिलरी ट्यूब इमेजिन करना तो छोटा सा स्ट्रॉ, पतला सा स्ट्रॉ ऐसा इमेजिन कर लो. लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब. तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर करस्पॉन्ड्स टू 760 millimeters of Hg. 760. ध्यान देना. 1 atmosphere pressure corresponds to 760 millimeter Hg. Hg is mercury. हाँ जी. Correct. mm refers to length of the capillary tube. कहाँ तक, किस लेंथ तक, किस हाइट तक वो ऊपर आया. अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन जस्ट फॉर नॉलेज आई विल टेल यू, आप लोगों ने ब्लड प्रेशर का मॉनिटर देखा है कभी? शायद देखा होगा. हॉस्पिटल गए होगे, डॉक्टर के पास गए होगे. दे अप्लाई दैट कफ ऑन योर लेफ्ट आर्म हियर. आपके यहाँ पर आर्म पे वो एक कफ बांधते हैं टाइट, और फिर एक वो होता है, पंप होता है जिससे दिल पंप एयर इनटू योर कफ, जिससे ये टाइट हो जाता है. अगर देखा होगा तो. नहीं देखा तो कभी देखने का मौका मिलेगा तो ये दिमाग लगा लेना थोड़ा सा. उसमें भी जैसे थर्मोमीटर होता है ना, वैसे ही. तो आपने अगर देखा होगा कि जैसे आपके घर पे अगर कोई ब्लड प्रेशर मेजर करता है, आपके दादा दादी वगैरह, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनको डॉक्टर बोलते हैं आपका बीपी 140 180 ऐसा है ना. इसका मतलब 140 मिलीमीटर ऑफ Hg. वहाँ पर भी ब्लड प्रेशर मेजर करते वक्त भी आप बेसिकली फिजिक्स ही लगा रहे हो, जहाँ पर हाउ मच प्रेशर योर ब्लड इज क्रिएटिंग ऑन योर ब्लड वेसल, दैट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. तो वहाँ पर भी ये सेम फंडा लगाने वाले हैं. खैर, दैट इज मोर ऑफ लाइक जनरल नॉलेज. एनटीपी क्या था? एनटीपी था नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की रेंज है, टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस. दैट इज द एवरेज रूम टेम्परेचर. प्रेशर अगेन विल रिमेन 1 एटमॉस्फेयर. सो हियर आई विल राइट 25 डिग्री सेल्सियस एज 298 केल्विन. वाई? बिकॉज आप 273 ऐड करते हो, एंड 180 m तो इज द सेम, दैट इज 760 mm of Hg. एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट, राइट? अच्छा, on page number 10, right hand side column, just above the yellow box, there is a very important statement there. This is your new syllabus textbook, और उसमें एक बहुत ही important update दिया हुआ है. देखो जरा, वो हम लोग यहाँ पर अपनी नोटबुक में लिख देंगे टॉप मार्जिन में. टॉप मार्जिन जो है आपकी बुक का, उसमें आप एक important नोट करके लिखोगे. क्या नोट लिखा है देखो. Recently, IUPAC has changed standard pressure from 180 m to, क्या लिखा है? वन एटी एम टू क्या? पढ़ो. देखो, recently IUPAC has changed the standard pressure from 180 m to now a new unit, that is 1 bar. Now pressure has how many units of pressure do you know about? How many units of pressure are you familiar with? चलो बताओ, देखते हैं. आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बताओ बच्चों. प्रेशर के कौन से यूनिट्स पता है आपको? सबसे पहला सिंपल वाला एटमॉस्फेयर. हाँ, स्टैंडर्ड, करेक्ट. स्टैंडर्ड इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑल्सो कॉल्ड पास्कल. ये एक्चुअली आप फिजिक्स में पढ़ते हो ये सारी चीज़ें डिटेल में, पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं अपन. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ऑल्सो कॉल्ड पास्कल. दिस कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला फॉर प्रेशर. प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, बोर हो गए हो, क्या हो गया?
So Newton per meter square is also called Pascal, which is pressure, which comes from pressure force per unit area. This is the SI unit. Technically इसको हम लोग SI unit मानते हैं. SI unit क्या होता है? रोहन, can you tell me SI unit क्या होता है? नहीं, जनरल में SI यूनिट का मतलब क्या है? इन जनरल what do you mean by the word SI unit? सिस्टम इंटरनेशनल. क्या कर रहे हो बच्चों? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होता है, उसको हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं. दैट इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट. तो हर चीज का एक इंटरनेशनल यूनिट है, एसआई यूनिट है. जैसे कि लेंथ का मीटर है या मास का किलोग्राम है. इसको हम लोग, आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट भी बोल सकते हैं. ठीक है, मतलब कि घूम फिर के सब चीज़ों को इसमें ही कन्वर्ट करके यूज करना, ये समझो. तो हर क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी का एक एसआई यूनिट होता है, बाकी सब उसके एक्सेसरी यूनिट्स होते हैं. ठीक है, ऑप्शनल है. तो प्रेशर अगर कुछ नहीं दिया तो डिफॉल्ट सेटिंग क्या होनी चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. किलो पास्कल कितना होगा ये बताओ अभी? इतना तो दिमाग लगा सकते हो. 1 किलो पास्कल विल बी, it will be kilogram Newton per meter. That is not kilogram, नहीं, that is another thing. What is kilogram Newton per meter square? चलो ये बताओ. मैंने किलो पास्कल बोला रे बाबा, मतलब कि 1000 पास्कल. सिंपल, करेक्ट. हाँ, आप किलोग्राम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल रहे थे, वो अलग है ना. मास इनटू किलोग्राम क्या है? मास. और न्यूटन क्या है? फोर्स. है ना? तो वो तो मोमेंटम की कैलकुलेशन में यूज करते होगे आप लोग. याद आया बच्चों? ये तो आपने शायद फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो किया फंडामेंटल क्वांटिटीज वाला, उसमें आपने किया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यस, फोर्स इज इन न्यूटन, मास इज इन किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज न्यूटन. समझ में आया? तो यहाँ पर मैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर करूंगा तो मैं हो जाएगा केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर. समझा कि नहीं समझा? बाउंसर गया जो मैंने बोला कि समझ में आया? गुड. मेरी फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं आपको कुछ ऐसे जो बेसिक चीज़ें, बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो इसका और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर काफ़ी ओवरलैपिंग है. सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज, बहुत कुछ इसमें सेम आता है, तो अपन वो रिवाइज कर रहे हैं साथ में. अच्छा, तीसरा यूनिट क्या था प्रेशर का? अभी बताया था ना, ये एटमॉस्फेयर तो हो गया, अभी बताया था. तीसरा यूनिट है बार. तो पहले एटीएम को स्टैंडर्ड माना जाता था किसके लिए? एसटीपी के लिए. पहले एसटीपी लिखते वक्त हम लोग 1 एटीएम लिखते थे, पर अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे 1 बार. ये बात समझ में आ गई बच्चों? है ना? अभी भी आपकी जो बुक है ना, टेक्स्ट बुक है या जो रेफरेंस बुक्स हैं, उसमें कैलकुलेशन सब लोग एटीएम से ही करते हैं. मैं बताता हूँ क्यों करते हैं. आई विल कम टू दैट ऑल्सो. अब बोलोगे सर आप कंफ्यूज करो, पहले बोलते हो एटीएम, फिर बोलते हो बार, और फिर अभी बोल रहे हो वापस की कैलकुलेशन एटीएम से करना है. बताता हूँ. और एक है एटमॉस्फेयर हो गया, पास्कल हो गया, बार हो गया, और एक है टॉर. कौन सा है? टॉर. टॉर आपको ज़्यादा करके यूज़ करने नहीं मिलेगा. यूजुअली जेई वगैरह में लोग पूछते हैं जो क्वेश्चंस, उसमें टॉर आता है. आपके बुक में स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके बाद वाला जो अभी नेक्स्ट चैप्टर अपन चालू करने वाले स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें है टॉर के भी कुछ कैलकुलेशंस है, 1-2 बहुत सिंपल वाले कैलकुलेशंस है. ठीक है, तो और एक आ गया टॉर. और एक कोई यूनिट है क्या प्रेशर का?
एटमॉस्फेयर हो गया, पास्कल हो गया, बार हो गया, टॉर हो गया, और एक कोई यूनिट है बताओ बच्चों। There are 5 different units of pressure. Which is the last one? You should know this. मैंने अभी 5 मिनट पहले बोला था गधों, mm of Hg, mm of Hg, ये भी एक यूनिट हुआ ना, राइट? अच्छा, अभी बार और एटमॉस्फेयर का फंडा क्या है? वन बार is nothing but 0.987 atm, मतलब they are almost the same, समझा? 0.987 मतलब समझ रहे हो, 0.99 ऑलमोस्ट, तो दे आर लगभग अप्रोक्सीमेटली द सेम। इसलिए आपके हिसाब से आपके लेवल पे, अगर मैं 11-12 के लेवल पे बात करूं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बात भेजे में गई कि बाउंसर गई बताओ। तो यहाँ पर अगर मैंने 1 ATM से 1 बार कर भी दिया यहाँ पे, या यहाँ पे भी 1 ATM से 1 बार कर दिया, IUPAC ने चेंज किया है, तो हम लोगों को कैलकुलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। क्लियर? ओके, गुड। यस, if you notice, there is an instrument that we use to measure the pressure. What is the instrument used to measure pressure called? It's called barometer, है ना? The word bar in general is again associated with the word pressure. ठीक है? Now moles हो गया, gases हो गया, that finishes off the theoretical part of this chapter. Now we'll do a few more important MCQ type of questions. Okay, we'll cover all those questions also just for your practice, because they're going to be asked in your college exam as well as your CET exam. चलो exercises पे आ जाओ, page number 11. First question. सब लोग आगे, पेज नंबर 11 एक्सरसाइजेस है ना। अपन यहाँ पर एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन बोलता है, अ सैंपल ऑफ प्योर वाटर वॉट एवर द सोर्स कंटेन्स डैश परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन and 11.1% by mass of hydrogen. Now they have given you the answer. What is the answer? Tell me. Option A 88.9, option B 18, C 80 and D 16. Tell me the answer. Solution क्या है? उन्होंने बोला H2O, तो मतलब कंपोनेंट्स क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया कि ये 11.1% है, तो कॉमन सेंस है जो बचा हुआ वो ऑक्सीजन है। बोलो हाँ कि ना। तो आंसर हो गया ए, इतना सिंपल। चलो सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पे फोकस है, देखो वो लोग ने बड़ा बोल्ड में नॉट लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन याद है? नहीं याद है तो रिवाइज कराता हूं। दो एलिमेंट्स मेकिंग मोर देन टू कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड्स, CO, CO, C is H2O, H2O2, and D is Na2S और NaF। आंसर बताओ, इजी है। ऑप्शन डी, सीधी बात है, मैंने आपको अभी बोल दिया वैसे भी कि दो ही एलिमेंट्स होने चाहिए और वो दो या उससे ज्यादा कंपाउंड बनाने चाहिए। पहले वाले में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, दूसरे वाले में कार्बन ऑक्सीजन है, तीसरे वाले में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, पर यहाँ पर सोडियम, सल्फर और फ्लोरीन तीन अलग अलग एलिमेंट्स हैं। बात खत्म। आई होप ये समझ में आ रहा है, बाउंसर नहीं जा रहा है आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने क्वेश्चन कराया था क्लास में, याद है? तीसरा क्वेश्चन देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम रीडिंग ऑन सेल्सियस एज वेल एज फ़ारेनहाइट स्केल? इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए ये. क्या है आंसर? -40. करेक्ट, -40. ये मैंने क्लास में डिटेल में सॉल्व कराया था, याद होगा. नहीं याद है तो फिर से देख लेते हैं. फ़ारेनहाइट पे 9/5 C + 32. तो अगर -40 में रखता हूँ तो ये -40 + 32 मतलब ये होता है -72 + 32, है ना. तो -40, तो -40 मेरा आंसर आता है. दैट इज ऑप्शन ए. मेक सेंस? SI unit of electric current is, tell me. Yes, SI unit of current is ampere, है ना. करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, हाँ कि ना? है ना. करंट का डेफिनेशन बता सकता है कोई? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. वेरी गुड. ऑप्शन सी किसका था? ऑप्शन सी क्या लिखा है? देखो कैंडल है, वो किसका था? SI यूनिट, लुमिनस इंटेंसिटी. और ऑप्शन डी न्यूटन. न्यूटन किसका था भाई? न्यूटन वॉज फॉर फोर्स. सीधी बात है. वेरी गुड. एम्पियर, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा दिस थिंग विल राइट करंट दैट इज I is Q/T. I is measured in ampere, Q is measured in coulomb, and time is in second. So coulomb per second is equal to ampere. ठीक है, जस्ट पता होना चाहिए. ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं. इन द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3. This is formation of ammonia, by the way. This is formation of ammonia gas. ठीक है. The ratio by volume of nitrogen, hydrogen and ammonia is 1:3:2. Everyone agrees with this? हाँ कि ना? 1:3:2. ये रेशियो बाय वॉल्यूम है. आंसर इजी है. दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ व्हाट? क्या लॉ आएगा आंसर? डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा? नहीं. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा? नहीं. मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा? नहीं. लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. एक्चुअली लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स होना चाहिए ना, बट हियर लिखा है गैशियस वॉल्यूम्स. दैट इज योर करेक्ट आंसर. वेरी गुड राधनी. चलो नेक्स्ट वन, दैट वाज द सिक्स्थ वन. नाउ which one has maximum number of molecules? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, है ना. यहां पे वो बोल रहा है 7 ग्राम नाइट्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या फिर 20 ग्राम NO2. इनमें से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में है? तो मुझे बताओ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, मोलार मास कितना होना चाहिए? इसका 28 होता है, एवरीबडी नोज दिस. इसका 2 होता है, इसका होता है 32, और NO2 का कितना होगा? 14 + 32, मतलब नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन यहाँ पे 32. 14 + 32 विल बी 46, है ना. अच्छा, सो द अमाउंट दैट इज गिवन टू मी 28 होना चाहिए था, ये 7 है, मतलब 1/4. तो कैन आई से 0.25 मोल्स है? चेक. डज एवरीवन अग्री विद दिस? यस और नो?
ये समझ में आया कि बाउंसर क्या? बोलो। 2 ग्राम्स, यहाँ पे 1 मोल है। 8 ग्राम अगेन 0.25 मोल है। और यहाँ पर 46 का हाफ 23 होता है, ये 0.5 से थोड़ा कम, सब जो मैं 0.4 बोल देता हूँ, आधे से थोड़ा कम है, 0.4 पकड़ लो। चलो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए बच्चों? तो ये 0.25 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर, ये 1 टाइम एवोगैड्रो नंबर, ये 0.25 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर, और ये 0.4 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर। तो हाईएस्ट नंबर किस में बताओ? हाइड्रोजन, दैट इज ऑप्शन बी। इजी हो गया। दिस इज द लॉजिक दैट यू आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O? H2O आपको दिया है 0.25 मोल और पूछा है हाउ मेनी ग्राम। आंसर ऐसा नींद में से उठा के पूछा तो भी आना चाहिए, बिना ऑप्शंस के, बिना ऑप्शन के आंसर आना चाहिए। क्या है आंसर? पानी का 1 मोल मतलब कितना ग्राम होता है बच्चों? वाटर का 1 मोल इज हाउ मेनी ग्राम? 18। सो 0.25 मोल कितना हुआ बच्चों? 4.5। दैट इज आंसर इज ऑप्शन ए। कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान चीज होगी। ये किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लो। यश, नहीं समझा तो चैट बॉक्स में लिख दो यार प्लीज, या बाकी किसी को नहीं समझा तो मुझे माइक ऑन करके पूछ लो। अच्छा, 22.4 cm क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, एंड इधर बहुत लोग मैसअप करने वाले हैं, ट्रस्ट मी। 22.4 cm क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? क्या आएगा आंसर? हाँ, देखो मैंने बोला मिस्टेक करेंगे और मिस्टेक किया। गुजराती में एक टर्म है हरक पदोड़ा, मतलब जो बहुत एक्साइटेड होता है उसको बोलते हैं। जल्दी जल्दी घाई घाई में आंसर नहीं करना बच्चों। ऑप्शन ए, हाँ देखते हैं, चलो। 6.022 इंटू 10⁻20, 6.022 इंटू 10⁻23, फिर 22.4 इंटू 10⁻20 एंड 22.4 इंटू 10⁻23। अब मुद्दा यह है कि बहुत सारे बच्चे 22.4 देख के फटक से ये मार्क करते हैं, ये रॉन्ग है। सॉरी, ये वाला बी मार्क करते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वो आपको ट्रिक कर रहा है। ध्यान से देखो, यूनिट जिसने, यस आंसर इज ऑप्शन ए, एग्जैक्टली। सो देखो 1 लीटर इज 1000 cm क्यूब। cm क्यूब मतलब मिलीलीटर होता है, और 1 मोल 22.4 लीटर है कि मिलीलीटर है बताओ? ये होता है ना 22.4 dm क्यूब। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू, है ना, 22.4 इंटू 10⁻³ cm क्यूब हुआ ना, सॉरी इंटू 10⁻³ cm क्यूब, 1000 cm क्यूब हुआ। तो यहां से ये 3 कैंसिल होंगे, ये 3 कैंसिल होंगे, तो आंसर आएगा 22.4 cm क्यूब की। अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा 6.022 इंटू 10⁻20, नॉट 23। ध्यान से देखना, मतलब टेक्निकली वो मुझे 22.4 लीटर नहीं 22.4 ml पूछ रहा था। ये सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? बोलो हाँ कि ना, है ना? जिसने पहले बी बोला था उसको मिस्टेक समझ में आई? किसने, आई डोंट नो किसने बोला था बी, बट होता है ऐसा, घाई हो जाती, घाई मत करो आप प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 8th वन ना।
नहीं सॉरी 9 शुड बी द 9th वन. चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ये इजी है, बहुत इजी है, बता सकते हो. लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स क्या क्या है? 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम एंड 1 ग्राम क्लोरीन. अब इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सर हमको गोल्ड का एटॉमिक वेट नहीं पता है ना. चलो मैं बता देता हूँ आपको. 197 होता है. कितना होता है? 197. सोडियम का कितना होता है बच्चों? 23. ये सबको मालूम है. क्लोरीन का सबको मालूम है ना, 71 मोलार मास. 35.5 एटॉमिक वेट है बेटा. देख Cl2 दिया है. यहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना, ध्यान देना. लिथियम का 7 है, हमने लिखा हुआ है टेबल में. हमने एक टेबल में लिखा था, तो सॉल्यूशन बहुत आसान हो गया. व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? इज गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स इज, मैंने ये फॉर्मूला लिखवा है ना, याद है सब लोगों को? करेक्ट. गिवन मास अपॉन मोलार मास, है ना. गिवन मास अपॉन मोलार मास. अच्छा, अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं, तो वो तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ ही होगा. यानी कि 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर, तो x मोल है तो x इंटू एवोगैड्रो नंबर. ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग एक क्वेश्चन में. तो यहाँ पर फंडा बड़ा इजी है. गोल्ड के लिए वॉट एवर इज द नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1/197. बोलो हाँ कि ना. दिस विल बी 1/23. दिस विल बी 1/7, क्योंकि 1 ग्राम दिया है ना. एंड दिस विल बी 1/71. समझ में आ रहा है सबको? है ना. इतने नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, इतने नंबर ऑफ एटम्स. पर यहां पर एक मिस्टेक करेंगे बच्चे, ज्यादातर बच्चे एक मिस्टेक करेंगे. क्या मालूम है? इनटू एवोगैड्रो नंबर. क्लोरीन के लिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला कि एटम्स मिला? बताओ, ध्यान देना. क्लोरीन के लिए क्या मिला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स? बताओ. मॉलिक्यूल्स. और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? एटम्स. तो कैन आई से फॉर क्लोरीन it will be 2 into 1/71 into Na. That will be the number of atoms. Yes or no? Because ये सब मोनोएटॉमिक थे. फिर भी सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? गोल्ड, क्योंकि 1/197 है. करेक्ट. और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? अभी आप बता सकते हो. ऑप्शन A, B, C, D में से 1/7. राइट. So that will be your answer. Simple. So that finishes up your chapter of basic concepts of chemistry. पूरा. इसमें कोई डाउट रह गया हो, कुछ हो तो मुझे प्लीज बताओ पहले. हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें कवर किए, सारे फॉर्मूले देख लिए, सारे लॉज देख लिए. सिंपल. The concept of unified mass versus ग्राम. ठीक है. एक बात समझो, 1 हाइड्रोजन एटम अगर मैं आपसे कहूं तो आपको क्या लगता है इसका मास बहुत छोटा होगा? हाँ कि ना. मतलब इतना छोटा होगा कि इसको आप ग्राम्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली स्पीकिंग. इतना तो जा रहा है दिमाग में सबके, हाँ कि ना. मैंने हाइड्रोजन एटम क्यों लिया? बिकॉज वो सबसे फर्स्ट और सबसे सिंपल और सबसे हल्का एलिमेंट है. ठीक है.
तो व्हेन आई से 1 हाइड्रोजन एटम, इसका मास अगर मैं कहता हूं कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि ये 1.66 अपॉन 1 फॉलोड बाय इतने ग्राम है, 24 जीरो है, देखो 24 जीरो, -27 kg मतलब -24 ग्राम। ये गया दिमाग में? बच्चों बोलो हाँ कि ना, है ना? तो इसका टेक्निकली कहने का ये मतलब है कि जब मैं एक इम्प्रैक्टिकल, ये इम्प्रैक्टिकल वेट है, ये अगर मैं एक हाइड्रोजन का एटम लाके आपके हाथ पे रखूं तो उसका वजन इतना कम है कि आपको प्रैक्टिकली पता नहीं चलने वाला। सो आई नीड अ साइजेबल अमाउंट, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन टू डिफाइन इट्स क्वांटिटी और डिफाइन इट्स वेट इन ग्राम, बिकॉज दिस इज द मोर प्रैक्टिकली यूजेबल यूनिट, है ना? एंड व्हाट इज दैट अमाउंट, व्हाट इज दैट साइज? अच्छा, एक और स्टूपिड सा एग्जांपल लेता हूं। आप चपाती खाते हो, रोटी खाते हो, तो आप बोलते हो ना मैं 2 3 4 ऐसे खा सकते हैं, मतलब आप होल नंबर्स में बोलते हो, करेक्ट है कि हाँ सर मैं 2 रोटी खाऊंगा या 3 रोटी खाऊंगा या 4 रोटी खाऊंगा। चावल के दाने आप वैसे गिनते हो, राइस के पार्टिकल्स आप वैसे गिनते हो क्या? मैं दो राइस खाऊंगा ऐसा बोलते हो? नहीं, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, यू नीड अ सर्टेन क्वांटिटी, यस और नो? तो इसी को सेम लॉजिक लगाओ ना, एक हाइड्रोजन एटम को लेना प्रैक्टिकल है क्या? नहीं, बिकॉज नेग्लिजिबल है ना, बहुत छोटा मास है। तो इसीलिए क्या किया कि इसको एक साइजेबल क्वांटिटी दिया, और वो साइजेबल क्वांटिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से। अब आई थिंक सो दिमाग में जा रहा होगा, मैं बहुत ज्यादा बेसिक में जा रहा हूं। जब एक सिंगल एटम के लिए डिफाइन करना है ना, एक सिंगल एटम के लिए डिफाइन करना है ना, तो इसको इस वैल्यू, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं यू। पर यू प्रैक्टिकली यूजेबल है कि नहीं है? नॉट यूजेबल। तो इसीलिए एवोगैड्रो नंबर आया 6.023 इंटू 10⁻23। एंड उन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल यूजेबल अगर आप बोलो, एक मोल इज नथिंग बट यू इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये समझ में आया अभी? मतलब कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 है ना, इंटू फिर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा ये फंडा था। UN UNG is not the same thing, that is the point. They are different by the power of 10⁻27 बेटा। अगर मैं किलोग्राम की बात करूं, चलो मैं ग्राम में लिखता हूं, इसको मैं ग्राम में लिख दूं। सो दे हैव अ डिफरेंस ऑफ द पावर ऑफ 10⁻24। अब आपको ये शायद से क्लियर, शायद क्या डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर लो, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखो, 16 6 96 होता है ना, तो ये 9.6 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो ये 0.96 हो जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली इट विल रीच 1 ग्राम। समझा अभी? हाँ कि ना? करके देख लो, अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो कैलकुलेटर लो, कैलसी लो, 1.66 इंटू 6.023 करके देखो, 9.99818 ये आंसर आता है। आई थिंक सब लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, मैंने आपके सामने करके दिखाया। तो नाउ आर यू कन्विंस्ड ऑफ द आइडिया? सो मतलब 0.9998, मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम मान लू।
तो अब फंडा समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकली यार 1 ग्राम में बोलना है ना, तो एक लार्ज क्वांटिटी यानी कि एवोगैड्रो नंबर चाहिए. तो U was for single atom or single molecule and gram is for Avogadro number of atom or Avogadro number of molecule. I think अब ये एकदम क्लियर दिमाग में गया, बोलो हाँ कि ना सब लोगों को. अब इसको अप्लाई करो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन 2B पे. वो बोलता है 12 ग्राम और 12 यूनिट में फर्क क्या है. तो अभी आप लोगों को मालूम है 12 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन होगा. मैंने क्या बोला, ग्राम इज फॉर 1 मोल, है ना, विच मीन्स कितने एटम होंगे कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन. ये समझ में आया. सभी बच्चों को, राधिनी, यश, रोहन, तनिष, सब लोग को समझा. किसका क्वेश्चन था 2B किसका क्वेश्चन था. और 12U में कितने एटम्स है. करेक्ट. अब ये एकदम से क्लियर हो गया. 1 एटम 12U होता है और इतने एटम 12 ग्राम होता है. बस खत्म, है ना. तो फर्क क्या है 12U और 12 ग्राम में, एवोगैड्रो नंबर का फर्क है बच्चों. राइट. So that finishes our chapter here.